जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ किधर है। तकरीबन गर्मियों के अंदर 6 से 8 घंटे और सर्दियों के अंदर 8 से 20 घंटे गिलगित के अंदर लोड शेडिंग होती रही है। ना तो पीटीआई ने उनके लिए कुछ किया, ना नून लीग ने किया और ना ही माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने कुछ किया। गिलगित के अवाम क्या मांग रहे हैं? वो आईनी हुकूक जो पाकिस्तान के दूसरे सिटीजन्स इंजॉय करते हैं, वो गिलगित की अवाम को मौजूद ही नहीं है, उनके पास ये सहूलत है ही नहीं है। जीबी में अभी तक 3 बार इलेक्शंस हुए हैं। पहला इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2009 के अंदर हुआ, जिसको पीपल्स पार्टी ने विन किया। 60% टर्नआउट था और 24 में से जो 15 जनरल सीट्स हैं वो पीपल्स पार्टी ने जीती। दूसरा इलेक्शन होता है 2015 के अंदर, और उस टाइम भी जो रूलिंग पार्टी होती है पाकिस्तान की फेडरल के अंदर, PMLN, वो ये पार्टी जीतती है, इलेक्शन जीतती है 24 में से 15 सीटें और इलेक्शन टर्नआउट 61%। तीसरा जो इलेक्शन होता है वो 2020 में होता है, ड्यूरिंग द कोरोना ही मेरे ख्याल से ये हुआ था, जिसमें 48% टर्नआउट था और PTI 16 जनरल सीट्स जीती थी। तो अब ये चौथा इलेक्शन होने जा रहा है। अब इस सब के बीच में जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ किधर है? ना तो पीपल्स पार्टी कोई ग्लोबल तो नहीं कह रहे, पाकिस्तान की कोई बैनर, पूरे पाकिस्तान की जमात है, सारी सपोर्ट उनकी कहाँ बैठी है? PP है। PP की सारी सपोर्ट किधर है भाईजान? इधर सिंध के अंदर। जो PMLN है वो पंजाब की पार्टी है। तो गिलगित के अवाम की आवाज़ किधर है? गिलगित के अवाम क्या मांग रहे हैं? ना तो PTI ने उनके लिए कुछ किया, ना नून लीग ने किया और ना ही माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने कुछ किया। आ जाते हैं, बात करते हैं कि गिलगित के जो लोग हैं वो एक्चुअली क्या मांगते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं और वो क्या उनकी मतलब कि मेजर इस तरह की उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो गिलगित के अंदर फेस करते हैं। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, नो रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, पीपल डिमांड आर्टिकल 1 अमेंडमेंट टू ग्रांट फुल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। यानी कि गिलगित के जो अवाम है उन्हें पाकिस्तान के जो आइन है उनके अंदर उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि वो जो आइनी हकूक जो पाकिस्तान के दूसरे सिटीजन्स इंजॉय करते हैं वो गिलगित की अवाम को मौजूद ही नहीं है, उनके पास ये सहूलत है ही नहीं है। तो सबसे पहले तो वो मांगते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ना वो हमें पूरे दिए जाए। हमारी मज़े की बात, आपका वो सूबा है जो मेरे ख्याल से जहाँ अब फिलहाल 10 लाख वोटर रजिस्टर्ड है, वहाँ से कोई एक MNA नहीं होता, यानी कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव होता ही नहीं है। तो एक सूबे की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामान के अंदर है ही नहीं है। तो हैरानगी वाली बात है। हम 80 साल हो गए पाकिस्तान को बने, लेकिन आपका मेरे ख्याल से जो सबसे खूबसूरत सूबा है KP के बाद, या KP से ज़्यादा शायद खूबसूरत इलाके हैं वहाँ पर, और 10 लाख वोटर वहाँ पे बैठा हुआ रजिस्टर्ड, वहाँ की कोई एक भी, यार 2 NA के हल्के बना दो, 3 बना दो, नहीं, क्या किया आपने? उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। दूसरा बड़ा मसला वहाँ पर क्या है जी? इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। तकरीबन गर्मियों के अंदर 6 से 8 घंटे और सर्दियों के अंदर 8 से 20 घंटे गिलगित के अंदर लोड शेडिंग होती रही है, जिसकी वजह से एक बार कराक्रम हाईवे भी वहाँ प्रोटेस्टर्स ने बंद कर दिया था। अब क्या सीन है, एक बार जबकि अब ये देखें गिलगित के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दरिया निकलते हैं, पानी गुजरता है, वहाँ पर डैम्स बनाकर वहाँ की बिजली पूरी कर सकते हैं। हाँ, दाएं हाथ का खेल है ना वो, ऐसा इकबाल साहब कह रहे हैं हमारे लिए 200 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लगाना, तो लगाएं, लेकिन मजे की बात ये 2005 में एक प्रोजेक्ट लगा भी था गिलगित के अंदर, लेकिन माशाल्लाह अभी तक वो डिले में ही जा रहा है। ये तो पाकिस्तान के हालात हैं। IPP लगा देना, शायद कुछ बन जाए। खैर, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमें फूड और वीट प्राइसेस के अंदर सब्सिडीज़ दी जाएं। बिल्कुल वहाँ पर क्योंकि इस तरह जिस तरह पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर काश्तकारी होती है, आटा यहाँ पर बनता है, और वहाँ पर आटे की उस तरह प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगी, क्योंकि वहाँ तो ना गंदम उगती है और आटा यहीं से सारा वहाँ पर जाता है, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कह रहे हैं हमें सब्सिडी दें। उसके अलावा गिलगित के लोग डिमांड करते हैं कि जो हमारा CPEC है, जो बहुत मेजर पाकिस्तान का एक कॉरिडोर है, इकॉनमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, वो गिलगित से गुजरता है सारा उसका रोड वगैरह, तो वो कहते हैं कि हमें उसके अंदर प्रॉपर हिस्सा दिया जाए, हमें भी उसको कोई फ़ायदा हो। CPEC से जितने भी बेनिफिट्स हैं हमें भी तो कोई फ़ायदा हो ना। आप हमारी ज़मीन से इतना कुछ लेकर जा रहे हैं, यहाँ से गुजर रहा है, तो हमें भी कोई CPEC के बेनिफिट्स हो ना। हम तो आज भी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी ज़्यादा थर्ड कंडीशंस में गिलगित के लोग रह रहे हैं।
उसके अलावा वो कह रहे हैं रिसोर्सेज कंट्रोल। अब गिलगित के अंदर से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज निकलते हैं, नेचुरल वेल्थ गिलगित के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि उसके अंदर से किस तरह के मेटल्स निकलते हैं, लीड निकलता है, आयरन निकलता है, लिथियम निकलता है, डोलोमाइट निकलता है, लाइमस्टोन निकलता है उसके अंदर से, फिर सैलिसाइट निकलता है, ग्रेफाइट निकलता है, कोल निकलता है और सोना निकलता है उसके अंदर से, बहुत से और कीमती मादनियात निकलती हैं। वो कहते हैं कि उसके अंदर हमारी जो रॉयल्टीज़ हैं उसे बढ़ाया जाए, हमें उस सब के अंदर एक अच्छा हिस्सा दिया जाए ताकि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर सकें। इसके अंदर फिर आप देखें ना, मूनस्टोन है, इसके अंदर मोर्गनाइट है, फ्लोराइट है, ये बहुत कीमती केमिकल्स हैं दुनिया के कीमती मादनियात हैं जो गिलगित के अंदर से निकलती हैं। वो कह रहे हैं हमें उसके ऊपर प्रॉपर राइट्स दिए जाए। वुमेन राइट्स का वहाँ बहुत ज़्यादा मसला है। नो वुमन हैज़ एवर वॉन अ जनरल सीट इन GB असेंबली, जनरल जेंडर कमीशन इन इज़ नॉन फंक्शनल डिस्पाइट 2023 लॉ। आज हम देख लें कि 2026 में रहते हैं और एक ऐसा सूबा जो 10 लाख वोटर्स है वहाँ की वुमेन रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ, GB यूथ मूवमेंट डिमांडिंग इंक्लूजन इन गवर्नेंस, यानी कि हम वहाँ के लोगों को जॉब्स भी नहीं दे पा रहे हैं वहाँ की यूथ। और मैं सही बताऊँ, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें गिलगित के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं, बड़े काबिल बड़े होनहार स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े दिल लगा के पढ़ने वाले होते हैं। खास करके मैथ्स मीडिया की फील्ड के अंदर बहुत हमारे टीचर हैं, सर शाहिद अली नईम बहुत बड़े नाम है मैथ्स मीडिया की फील्ड के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, उन्हें यहाँ पंजाब में आके जॉब्स ढूंढनी पड़ती हैं। सेक्टेरियन टेंशन्स तो वहाँ शुरू से रही हैं। शिया मेजोरिटी पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर TLP जैसे ग्रुप्स के खतरा रहता है उनके हमलों से। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा मसला है गिलगित के अंदर, के ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आते हैं। अटाबाद लेक आपने देखी कि वो सारी सारी तबाह हो गई है, तो कोई कंपनसेशंस नहीं है वहाँ लोगों की। आए साल जब भी कभी बारिश मानसून आता है वहाँ लोगों की ज़िंदगी धर्म भरम हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको टैकल करने के लिए कभी भी कोई एक लाए अमल तैयार किया ही नहीं है। तो ठीक है, मियाँ सब अपनी रस्साकशी करें, बिलावल भुट्टो काउंटर नैरेटिव पे जवाब देते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? यही होगा ना, इन दोनों पार्टीज में से, या तीसरी PTI है, इनमें से कोई एक पार्टी जीत जाएगी। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि गिलगित की आवाम के लिए आपने क्या किया। 3 बार इलेक्शन हुआ है। मज़े की बात तो है कि पहले तो वहाँ की शायद सूबे के अंदर भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, पता नहीं तब सूबा कैसे चलता था। और 3 बार इलेक्शन हुए, 2009 के बाद वहाँ के लोगों को वोट डालने का राइट मिला है। तो उसके बावजूद आप देखें कि मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा गिलगित बल्तिस्तान है। वहाँ फेरी मेडोज़ है, नांगा पर्वत है, K2 गिलगित में आ जाता है। उसके अलावा मिनी मर्ग, अस्तोर, हुंजा, ये बड़े बड़े खूबसूरत इलाके हैं वहाँ के। बात करें दियो सही है वहाँ पर, ये ऐसी जगह है कि आप उसे एक टूरिज्म हब बनाकर पाकिस्तान वहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ से जनरेट कर सकता है एनुअली। लेकिन आप ये देखें कि पिछले दिनों एक वाक़या हुआ कि भाईजान फेरी मेडोज़ के रास्ते पे जाते हुए एक जीप वहाँ से गिर के वहाँ 7 लोग शहीद हो गए, मतलब कि अल्लाह के पास चले गए वहाँ पर। अब आप ये देखें कि वो इतनी बड़ी टूरिज्म की प्लेस है कि फेरी मेडोज़, बहुत शौक से लोग वहाँ जाते हैं, बिल्कुल नांगा पर्वत बेस कैंप, बयाल कैंप तक लोग जाते हैं। लेकिन आज तक हमारी गवर्नमेंट वहाँ पर रोड ही नहीं अच्छे कर पाई। ओ भाई, ये ऐसी जगह है जहाँ आप इन्वेस्ट करें डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट आपको कहाँ नजर आएगी? लाहौर के अंदर नजर आएगी भाईजान। सही बात है, मैं अगर आपको एक कोरे को बाहर से लाऊं, उसे लाहौर वगैरह सारा कुछ कहूँ तो कहेगा यार पता नहीं कितनी डेवलपमेंट हो गई है। लाहौर में भी खैर कुछ स्पेसिफिक है, ज़राया घुमा दूँ, लिबर्टी घुमा दूँ, उसे इस्लामाबाद घुमा दूँ, तो कहेगा यार बड़ी डेवलपमेंट है इधर है। लेकिन उसे नहीं पता है कि जो पाकिस्तान की मेन टूरिज्म हब्स बन सकते हैं वहाँ पर तो माशाल्लाह से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इवन वहाँ इंटरनेट नहीं आता है, लोगों को वहाँ पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ता है इंटरनेट से यूज़ करने के लिए। इंटरनेट की वजह से वहाँ से कोई फ्रीलांसिंग भी नहीं कर सकते GB के अंदर बैठ के। इस तरह के तो वहाँ से मसाइल है कि आप सोचें कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम लाहौर में रह रहे हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो वहाँ से यहाँ आते हैं, उनकी तो दुनिया बदल जाती है। वो कहते हैं किधर आ गए भाई? क्यों? क्योंकि वहाँ ना तो लोगों को प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल रहे हैं और ना ही जो बेनिफिट्स दूसरे एक सूबे यानी कि पंजाब जैसे सूबे मेनली वहाँ के लोगों को मिल रहे हैं, वहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा। तो हुकूमत को जितनी भी पार्टीज हैं उनको अपने मंशूर में ये डेवलपमेंट गोल्स जो है ना ये ऐड करने चाहिए, ना कि सियासी रशाकशी। वो तो चलती रहेगी, चलती रहनी। और एक्चुअली पाकिस्तान में सियासत है ये है, उसको गाली दे दो, इसको गाली दे दो, उसको काउंटर जवाब दे दो कहीं बैठ कर। ये तो सियासत है पाकिस्तान की। और हम भी ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, लोगों को वोट्स दे दे के, इन्हें मैंडेट दे दे के अपने ऊपर हुक्मरानी के लिए बुला लेते हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि गिलगित की आवाम की जो मांगे हैं वो पूरी हों
और वहाँ डेवलपमेंट हो, जो कई सालों से नहीं हुई है, बल्कि 80 साल से जब से मुल्क वजूद में आया तो कोई खास खातिर ख्वाह डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।